नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो है क्लास 10th के लिए, जिसमें हम आपको विकारी शब्द पढ़ा रहे थे। और विकारी शब्द में आज तीसरा टॉपिक हमारा है विशेषण। विशेषण पहले आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन 9th में तो पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए 10th में दोबारा हम आपको पढ़ा रहे हैं। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये सारी विकारी और अविकारी पढ़ाने के बाद ही आपको हम पद परिचय पढ़ाएंगे। तो पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन और उसके साथ साथ क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि जो है प्रकरण को पढ़ना आवश्यक है। उसी के बाद ही जो है आपका पद परिचय जो है आपके समझ में आएगा। तो आज हम विशेषण पढ़ रहे हैं। जैसे विशेषण आप जानते हैं, विशेषण की परिभाषा हमने लिखी है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में कौन सी विशेषता बताते हैं, तो गुण, संख्या और परिमाण या मात्रा। परिमाण का मतलब ही मात्रा होता है। आदि की विशेषता बताते हैं या आदि बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, उन शब्दों के गुणों का, उन शब्दों की संख्या का और उन शब्दों की मात्रा का की जो विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और वैसे साधारण परिभाषा हम लोग जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा साधारण है, कोई इसमें जो है डाउट है नहीं, आप इसको जानते भी होंगे। अब बात चलती है कि विशेषण के भेद एवं प्रभेद, यानी विशेषण के भेद कितने हैं। तो विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और इसी परिमाण को हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगला चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है जो सबके नाम के आगे, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आगे आ करके और उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने लगे, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है आपसे। ठीक, आगे अभी इसको हम पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले हमने जो लिया है गुणवाचक विशेषण। कि गुणवाचक विशेषण क्या कहते हैं, तो जो विशेषण अपने विशेष के, अब विशेष क्या है, यानी जिस शब्द की विशेषण विशेषता बता रहा होता है वह विशेष्य होता है। जैसे हमने लिख दिया काली गाय, अब यहां काली शब्द क्या है, विशेषण है, और गाय क्या है, विशेष्य है। जैसे आप उपमा में जब अलंकार पढ़ते हैं तो उपमेय और उपमान पढ़ते हैं कि उपमेय क्या होता है, जिससे उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। वही सेम प्रोसीजर होता है कि विशेषण वो होता है जो विशेष की विशेषता बता रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण की जो परिभाषा लिखी गई, वो लिखी गई जो विशेषण शब्द अपने विशेष के रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, स्वभाव, शील आदि का बोध करते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी उन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रूप का, रंग का, आकार का, स्थान का, काल का, दशा का, स्थिति का, स्वभाव का और शील का आदि का क्या बताते हैं, आदि की विशेषता बताते हैं या आदि का बोध कराते हैं। बोध कराने का मतलब है कि उनके स्वभाव का बोध कराते हैं कि उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, कैसा रूप है, कैसा रंग है, कैसा आकार है, कैसा स्थान है, कैसा काल है, समय कैसा है, दशा कैसी है, स्थिति कैसा है, स्वभाव कैसा है, शील कैसा है। अब कैसे कैसे, जैसे अगर हम उस व्यक्ति का गुण देख लें कि उसके अंदर गुण कौन सा पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं समझदार लड़का, योग्य लड़का, होशियार लड़का, कुशल आदमी, दानी व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, निडर व्यक्ति, निपुण व्यक्ति आदि जो है उसका गुण है। कि व्यक्ति समझदार भी हो सकता है, दानी भी हो सकता है, सहनशील भी हो सकता है, निडर भी हो सकता है, साहसी भी हो सकता है, परोपकारी भी हो सकता है, परिश्रमी भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, बेईमान भी हो सकता है, कुटिल भी हो सकता है।
यह आदमी का गुण है, प्रत्येक व्यक्ति का गुण है। तो ये हो गया गुण। अब अगर उसका दोष देखें, हर व्यक्ति में दोष भी होता है, तो वो मूर्ख भी हो सकता है, आलसी भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है, कायर भी हो सकता है, निर्दयी भी हो सकता है, डरपोक भी हो सकता है, घमंडी भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है, पापी भी हो सकता है, कठोर हो सकता है, नीच हो सकता है, हिंसक हो सकता है। ऐसे रंग रूप में आ जाओ तो काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, सांवला हो सकता है, हरा हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, आकर्षक हो सकता है, भद्दा हो सकता है, कुरूप हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से आकार, टेढ़ा हमने आकार में टेढ़ा आएगा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, ठीक है, मोटा, पतला, सीधा, टेढ़ा, भारी, हल्का। ये क्या है? ये उस व्यक्ति का आकार है। अब अवस्था कैसी है? अवस्था की बात की जाए तो अवस्था है, युवा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, उसके बाद स्वस्थ हो सकता है, दुबला हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है। स्थान की बात की जाए तो देसी हो सकता है, विदेशी हो सकता है, ग्रामीण, शहरी, नगरीय, भारतीय, राष्ट्रीय, है कि नहीं? ये क्या है? ये स्थान है। स्वाद का बोध किया जाए तो खट्टा मीठा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, नमकीन हो सकता है, तीखा हो सकता है, कसैला हो सकता है, मीठा हो सकता है, फीका हो सकता है। ये स्वाद है। स्पर्श, किसी को हम स्पर्श कर सकते हैं तो वो कठोर भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है, कोमल भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से समय की बात की जाए तो आधुनिक भी हो सकता है, प्राचीन, दैनिक, मासिक, नवीन, ऐतिहासिक आदि समय का भी बोध कराते हैं। अवस्था, समय, ठीक है, जिसे काल कहते हैं। समय को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो गुणवाचक विशेषण है, उस गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुणों का, रूप का, रंग का, आकार का, समय का, ठीक है, दशा का, स्थिति का, स्वभाव का, आदि का जो शब्द आ करके बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जहां तक जानकारी है कि आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है संख्यावाचक विशेषण। तो आइए संख्यावाचक विशेषण एक बार पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में कहा गया जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का या क्रम का बोध कराते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें उस संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण में। यानी कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इस प्रकार से जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें दो प्रकार के आते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। इसके दो भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में अंतर क्या है? निश्चित संख्यावाचक में संख्याओं का यानी उस जो है क्रम जो है वो निश्चित होता है
कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी उस संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का क्रम जो होता है या जो संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। इसमें कोई संख्या नहीं होता, इसमें कोई, कुछ, थोड़ा आदि ऐसे आते हैं, काफी, कई, कुछ। लेकिन निश्चित संख्यावाचक जो है, निश्चित संख्यावाचक के कई भेद बताए गए हैं, तो आइए इसके भेद हम जान लेते हैं। इसको मिटा देते हैं एक बार, आज मिटाने वाला गायब है। निश्चित संख्यावाचक का पहला है क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या होता है कि संख्याओं का क्रम निश्चित होता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी क्रम निश्चित होता है। इसमें जैसे लिखा जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे डाट डाट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, यह क्रम निश्चित होता है। दूसरा है आवृत्तवाचक। आवृत्ति का मतलब समझते हैं आप? आवृत्ति का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरे की आवृत्ति हो जाए, एक के बाद दूसरा क्रम आ जाए। इसमें आवृत्ति में लिखा जाता है इकहरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा, ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद फिर इसमें लिखते हैं, तेहरा को तिगुना भी लिख सकते हैं, फिर अगला चौथा जो क्रम आता है उसको चौगुना लिख सकते हैं, फिर 5 गुना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तेहरा को हम तिगुना भी लिखते हैं, तिगुना, चौगुना, ठीक। तो ये आवृत्तिवाचक है। नेक्स्ट है आपका अगला तीसरा समुदायवाचक। तीसरा क्या है? समुदायवाचक। समुदायवाचक में लिखते हैं, जैसे मित्रों का जब समुदाय होता है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसमें लिखते हैं हम तीनों, चारों, दोनों, पांचों, ठीक है। इस प्रकार से समुदायवाचक में लिखा जाता है कि तीनों, चारों, पांचों, दोनों आदि क्या है, ये समुदायवाचक है। अच्छा, ये निश्चित जो संख्यावाचक विशेषण है ये उसी का भेद है, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसी के ये भेद है 1, 2, 3। और चौथा भेद इसका जो है वो है समुच्चयवाचक विशेषण। ये चौथा भेद है निश्चित संख्यावाचक का। समुच्चय वाचक में क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है इकट्ठा, जिसमें भीड़ हो, जैसे 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन, ठीक है। या जोड़ा हो गया, सतसई हो गया, बत्तीसी हो गया, शताब्दी हो गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें दर्जन, जोड़ा, बत्तीसी, शताब्दी, सतसई। सतसई का मतलब होता है, सत का मतलब 100 और सही, सत का मतलब 7 और सही का मतलब 100, यानी 700। शताब्दी, शताब्दी का मतलब आप जानते ही हैं कि शताब्दी का मतलब भी 100 होता है, ठीक है। दर्जन का मतलब आप जानते हैं कि दर्जन में 12 ही आते हैं। तो ये समुच्चयवाचक है। अब इसके बाद जो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में
संख्याओं का जो क्रम होता है वो अनिश्चित होता है। तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो केवल प्रयोग किए जाते हैं कई, थोड़ा, काफी, कम, ज्यादा। ये क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में इनका प्रयोग किया जाता है। अब अगला है आपका तीसरा जो हम लिखे थे, जिसका नाम है परिमाणवाचक। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक के जो भेद हैं वो है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और समुच्चयवाचक। ये चार भेद हैं और अनिश्चित संख्यावाचक में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक के कोई भेद नहीं है। अब आते हैं, अगला जो है वो है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो इसका भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्वांटिटी, यानी उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की कितनी मात्रा है, वजन कितना है, उसके अनुसार जो है उस वजन के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा सर्वनाम के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा लिख लें कि जो विशेषण अपने विशेष की, परिभाषा इसकी होगी कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण की एक बार फिर से परिभाषा जान लें कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष की मात्रा का बोध कराते हैं, यानी परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण में भी दो प्रकार के, इससे दो भेद हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक, पहला है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में संख्याओं यानी निश्चित परिमाण होता है, मात्रा निश्चित होती है, क्वांटिटी निश्चित होती है कि 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, ये निश्चित होता है। और दूसरा है अनिश्चित। इसमें निश्चित परिमाण होता है, जैसे 1 किलो, 10 किलो या 1 कुंतल, ये निश्चित होता है। और अनिश्चित में क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक में किसी वस्तु की मात्रा निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। जैसे उदाहरण ले लिया जाए, अधिक, कम, तनिक। अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं अधिक, कम, तनिक, उतना, जितना, ढेर, सारा, है कि नहीं? ढेर सारा। तो ये इसमें जो है मात्रा यानी क्वांटिटी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, तनिक भी हो सकता है, उतना भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, और ढेर सारा भी हो सकता है। तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक है।
और यह निश्चित परिमाणवाचक है जिसमें क्वांटिटी निश्चित होती है कि 1 किलो है या 10 किलो है या 1 कुंतल है या 10 कुंतल है या 1 टन है या 2 टन है, यह निश्चित होता है। तो ये दोनों भेद किसके हैं? परिमाणवाचक के हैं, यानी मात्रावाचक, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब अगला है चौथा आपका, जिसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसमें कहा गया है कि कुछ सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा है। यानी सर्वनाम शब्द ही होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में उस संज्ञा शब्द के आगे प्रयुक्त हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बार देख लीजिए कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम शब्द ही होते हैं, लेकिन किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में, यानी विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में उसके आगे प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे लिख दिया गया यह घड़ी, यह किताब, है ना, वह घर, ठीक है, वह आदमी आदि। अच्छा, इसमें कोई जरूरी नहीं कि यह वह शब्द का प्रयोग है। जैसे लिख दिया जाए कि कौन सा घर, ठीक, तो यह भी प्रयुक्त हो सकता है। यानी जब किसी संज्ञा शब्द, जितने भी संज्ञा शब्द हैं, ये संज्ञा है, ये क्या है? संज्ञा है। और इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के लिए जब कोई सर्वनाम शब्द उस संज्ञा शब्द से आगे प्रयुक्त होकर के और उसकी विशेषता बताने लगता है, तो वही सर्वनाम शब्द क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। एक पॉइंट इसमें और छोड़ता है, अक्सर आप लोग जानते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं। एक पॉइंट बचता है प्राविशेषण, जिसे हम कहते हैं प्राविशेषण। ये प्राविशेषण क्या है? जो शब्द, इसकी परिभाषा है, ध्यान रखिएगा कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। ठीक, जो शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताएं। जैसे लिख दिया जाए मोहन ईमानदार है। अब मोहन ईमानदार है और लिख दिया जाए कि मोहन बहुत ईमानदार है, तो ये जो बहुत शब्द है ये ईमानदार की विशेषता बता रहा है। यानी विशेषण क्या है? ईमानदार, और ईमानदार की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द क्या है? प्राविशेषण है। ठीक,
तो इस प्रकार से जो है सर्वनाम आपका समाप्त हुआ, जो है मतलब सर्वनामिक विशेषण समाप्त हुआ और प्रविशेषण समाप्त हुआ, यानी विशेषण का पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। एक टॉपिक इसमें से और बच रहा है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जो गुण होते हैं उस गुण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो उस ईमानदार में भी उसके 3 कैटेगरी आती है कि बहुत ईमानदार, ठीक है, ज्यादा ईमानदार या बहुत ईमानदार या सबसे ईमानदार। जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, ठीक है। कोई जैसे आप लोग पढ़ते हैं गुड, बेटर और बेस्ट, आप पढ़े होंगे, जो है जो मतलब क्रिया में आप पढ़ते हैं कि क्रिया की 3 जो है जो फॉर्म पढ़ते हैं, वही जो है विशेषण की अवस्थाएं होती हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। इसको आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता इसके भेद की थी। भेद हमने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विशेषण पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम आपको क्रिया पढ़ाएंगे। क्रिया में हम आपको सबसे जरूरी जो टॉपिक आपका क्रिया का बनता है वो बनता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अक्सर वाच्य परिवर्तन में और प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। जो ग्रामर की 9th वाली कॉपी है उसी में आपको नोट करना है, अलग नहीं नोट करना है, नई कॉपी नहीं बनाना है, उसी कॉपी में नोट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।